नमस्ते विद्यार्थियों, मधुर महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का एक टॉपिक है हमारे पास, निक्षेप अनुबंध। तो आज हम निक्षेप अनुबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों पहले देख लेते हैं कि निक्षेप अनुबंध वास्तव में है क्या। निक्षेप नाम से निक्षेप अर्थात किसी वस्तु को किसी उद्देश्य से, किसी निश्चित उद्देश्य के कारण किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देना। अर्थात आपके पास एक वस्तु होनी चाहिए, आपके पास एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और उस निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपके पास जो वस्तु है उस वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को दे देना। विक्रय नहीं करना है, बेचना नहीं है, केवल दे देना, ताकि वो उसमें कुछ कार्य या अपने कुछ कार्य की पूर्ति करके वो आपको वापस लौटा सके। तो इस प्रकार का अनुबंध जब हम करते हैं तो वो अनुबंध कहलाता है निक्षेप अनुबंध। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं हम विद्यार्थियों कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन खराब हो रहा है, उसमें आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, उस मोबाइल फ़ोन को किसी दुकानदार को रिपेयर करने के लिए दे दूंगा। तो मेरा उद्देश्य क्या था, एक निश्चित उद्देश्य था कि मेरे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है तो उस मोबाइल को मैं किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दूं ताकि वो उसे ठीक करे और ठीक करने के बाद में वो मुझे वापस लौटा दे और उसके बदले में वो जो मोबाइल ठीक करेगा उसे किसी न किसी प्रकार का प्रतिफल मुझे देना होगा। जिसमें कार्य हो जाता है तो एक अनुबंध बन जाता है और ऐसे अनुबंध को हम कहते हैं निक्षेप अनुबंध। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका अर्थ यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार देखेंगे। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया अनुबंध निक्षेप अनुबंध कहलाता है। परंतु यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी विद्यार्थियों, निक्षेप के अंदर एक चीज आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माल। अर्थात हम किसी न किसी प्रकार के माल का निक्षेप कर सकते हैं, सेवा का निक्षेप हम नहीं कर सकते। माल होना चाहिए उसमें, तब जाके हम उसका निक्षेप कर सकते हैं। हम इसके तत्वों को पढ़ते हैं, तत्वों को पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि निक्षेप वास्तव में किन किन चीजों को हम शामिल करेंगे निक्षेप के अंतर्गत। तो देखेंगे विद्यार्थी, इसके तत्व देखेंगे हम कि निक्षेप में हम किन किन चीजों को शामिल करेंगे। पहला तत्व इसका एक अनुबंध का जन्म, अर्थात जब आप किसी वस्तु को अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिए देते हो या किसी अन्य उद्देश्य के लिए देते हो तो वहां पर एक अनुबंध का जन्म हो जाता है। वो अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के बाद में वापस वो वस्तु आपको लौटा देगा। तो पहला तत्व तो ये है किसका, निक्षेप का। निक्षेप में आपको ये देखने को मिलेगा। तो निक्षेप में दूसरी बात कौन सी देखने को मिलेगी विद्यार्थी, वो भी देख लेते हैं। माल का निक्षेप, अर्थात हम केवल और केवल माल का निक्षेप कर सकते हैं, सेवाओं का निक्षेप नहीं कर सकते। अगर कोई डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टर की जो नॉलेज है, कला है, वो किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकता है क्या? एक जो प्रोफेसर होता है, वकील होता है या मैकेनिक होता है या कोई इंजीनियर है, वो अपनी कला का किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता विद्यार्थियों। वो केवल वस्तु का ट्रांसफर कर सकता है, उसका अंतरण कर सकता है। इसलिए दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल माल, जो माल होता है, जो वस्तुएं होती है, उन माल का ही निक्षेप किया जा सकता है। और माल में क्या क्या होगा देखेंगे एक बार। माल विक्रय अधिनियम के अनुसार, माल विक्रय अधिनियम जो है वो 1930 है। तो माल विक्रय अधिनियम के अनुसार जिनको हमने माल माना है, किसमें माल माना है, माल विक्रय अधिनियम के अनुसार जिनको माल माना है उसी का ही निक्षेप कर सकते हैं, अन्य वस्तुओं का निक्षेप नहीं करेंगे।
इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, लगभग सारी चीजों का समावेश हो रखा है कि हम किसको माल मानेंगे और किसको माल नहीं मानेंगे, उसका निक्षेप करना है हमें। ठीक है विद्यार्थियों। तीसरा आता है वस्तु का अंतरण। निक्षेप का ये सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि एक वस्तु होनी चाहिए, और वस्तु अगर आपके पास है तो निक्षेप नहीं मानी जाएगी। उस वस्तु को आपको अंतरण करना होगा। जब आप वस्तु को अंतरण कर दोगे तभी वो निक्षेप माना जाएगा। लेकिन इसमें अंतरण का मतलब विक्रय से नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, हम विक्रय को निक्षेप नहीं कहेंगे, विक्रय को केवल विक्रय ही कहेंगे, क्योंकि इसमें वस्तु वापस लौट के आपके पास आने वाली है। विक्रय के अंदर वस्तु वापस आपके पास लौट के नहीं आती है। विक्रय के अंदर अधिकार और स्वामित्व जो होता है वो जो व्यक्ति वस्तु खरीदता है उसके पास चला जाता है, परंतु निक्षेप के अंदर स्वामित्व जो होता है वो वस्तु के स्वामी के पास ही रहता है। भले उपयोगकर्ता दूसरा बन सकता है, परंतु स्वामित्व किसके पास होगा? व्यक्ति के, वस्तु के स्वामी के पास उसका स्वामित्व होगा। यह फर्क होता है विक्रय में और निक्षेप में। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। हो गया, ये कुछ होता है निश्चित उद्देश्य। हम अगर किसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? देखेंगे एक बार। हो सकता है कि वस्तु को रिपेयर करने के लिए दे रहे हो सकता है किसी की हेल्प करने के लिए हम वस्तु दे रहे हैं, हो सकता है हम वस्तु को कोई पुनर्निर्माण करवाना, कोई चेंजिंग करवाना है इसलिए दे रहे हो सकता है कि वस्तु को हमने किसी वृद्धि करवानी है, काटछाट करवानी है, इसके लिए दे रहे हो। ये भी हो सकता है कि हम वस्तु ना किसी की सहायता के लिए दे रहे हो। तो काफी सारे उद्देश्य हो सकते हैं कि किस उद्देश्य के लिए आप किस वस्तु को अंतरित कर रहे हो। तो एक इसमें क्या होना चाहिए? निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अस्थायी अंतरण, ये बिल्कुल सटीक बात है इसकी विक्रय की। देखेंगे विक्रय के अंदर तो हम वस्तु का स्थायी रूप से अंतरण कर देते हैं, अब वस्तु उसी के पास रहने वाली है विक्रय के अंतर्गत। परंतु निक्षेप के अंतर्गत अस्थायी अंतरण, अर्थात जब आप वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को देते हो, जब वो उसका उपयोग करता है और उपयोग करने के बाद में वस्तु अगर फ्री हो जाती है तो वो वापस वस्तु स्वामी को लौटा देगा। तो इस प्रकार से इसका जो होगा अस्थायी अंतरण होगा। स्थायी रूप से इस वस्तु का अंतरण हम नहीं करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। हम स्वामित्व अंतरण नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वस्तु का मालिक प्रथम पक्षकार है और वो वस्तु के उपयोग के लिए किसी द्वितीय पक्षकार को कोई वस्तु देता है, निक्षेप करता है, तो उस वस्तु का स्वामी जो होगा वो प्रथम पक्षकार ही होगा, द्वितीय पक्षकार नहीं होगा। द्वितीय पक्षकार उपयोगकर्ता हो सकता है, उसके अधिकार में जरूर है वस्तु, परंतु स्वामित्व जो होगा वो स्वामी के पास ही रहेगा, अर्थात प्रथम पक्षकार के पास ही उसका स्वामित्व रहने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। माल की वापसी देखेंगे एक बार, इससे रिलेटिव है। निक्षेप का मतलब ये है कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए वस्तु को देना और वो जब उसका उपयोग कर लेता है, उसका कार्य समाप्त हो जाता है, तो वापस स्वामी को वस्तु लौटा देना। तो जब उसका कार्य समाप्त हो जाएगा, जब वो वस्तु को उपयोग कर लेता है, तो वस्तु वापस से स्वामित्व को स्वामी जो होगा उसको लौटा देगा। तो इस प्रकार का जो अनुबंध होगा वो माल की वापसी या निक्षेप अनुबंध कहलाएगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। 8वां है माल का रूप परिवर्तन। हमने पहले ये पढ़ा है, हमने अर्थ में समझा है कि वस्तु किसी एक उद्देश्य के लिए अंतरित नहीं की जाती। वस्तु किसी एक ही उद्देश्य के लिए अंतरित नहीं की जाती। वस्तु के अंतरण के काफी सारे उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए माल का रूप परिवर्तन, अर्थात इसमें से एक ये है कि वस्तु जो हम दे रहे हैं उसका माल का रूप परिवर्तन के लिए भी हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं विद्यार्थियों? देखेंगे एक बार, जैसे आपके पास पुराना कोई फर्नीचर पड़ा है,
उसको आपको लेटेस्ट फर्नीचर में डालना है या कोई लेटेस्ट फर्नीचर बनाना है, आप क्या करोगे, पुराना फर्नीचर को दो अंतरण कर दोगे, उसे नए की तरह बनाएगा, वापस आपको दे देगा। वो क्या कर देगा, माल का क्या कर देगा, रूप परिवर्तन कर देगा। अर्थात जो पहले जो माल का रूप था, जो स्वरूप था, उसको परिवर्तित करेगा। परिवर्तित करने के बाद में माल का जो स्वामी होगा उसे वापस वो माल दे देगा और बदले में जो भी रुपए लगते हैं उस रुपए को प्रतिफल कहते हैं, वो प्रतिफल ले लेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं अर्थात निक्षेप अनुबंध जो होता है उस क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता क्षतिपूर्ति का अनुबंध विद्यार्थियों? अगर किसी व्यक्ति को आप कोई वस्तु दे रहे हो और पूर्ण सावधानी के बाद में जब प्राकृतिक आपदा होने पर वो वस्तु नष्ट हो जाती है, तो आप उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की राशि वसूल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने पूर्ण रूप से सावधानी बरती है उस वस्तु का रूप परिवर्तन करने में या अपना उद्देश्य की पूर्ति करने में। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, मान लो कोई वस्तु पड़ी है, बिजली गिर गई या बारिश आ गई, पूर्ण सावधानी के बाद में अगर ये हो जाता है तो फिर आप उससे क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकते। इसलिए निक्षेप को हम क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं मान सकते। ठीक है विद्यार्थियों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। 10वां पॉइंट कहता है बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं होता। अब देखेंगे एक बार, बैंक में जमा धन निक्षेप कैसे हो सकता है? वो हम क्या रूप परिवर्तन करके वापस देते हैं? नहीं देते। बैंक में जमा राशि एक प्रकार की सुरक्षात्मक रूप से हम उसको जमा करवा रहे हैं। हमारा कोई निश्चित उद्देश्य होता है क्या बैंक में राशि जमा कराने का? कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले यहीं पे लिखा है कि निक्षेप में क्या होगा, एक निश्चित उद्देश्य होगा और दूसरा क्या है, माल होगा। तो ऐसी शर्त के अंदर बैंक में जो राशि जमा होती है, जो हम जमा करवाते हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से हम करवाते हैं। तो इस प्रकार से हम बैंक में जमा राशि को हम निक्षेप नहीं कह सकते। ठीक है विद्यार्थियों, आज मैंने बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो निक्षेप अनुबंध पढ़ा है, ये मेन चीजें इसकी निक्षेप अनुबंध के तत्व हैं। कुल मिला के 10 तत्व हैं। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन या समस्या हो तो आप फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।